कम प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात दहुम। जमात दहुम में 14th लेसन है। कौन सा? गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू। इसमें आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। आप लोगों को इस लेसन में क्या है कि सवाल और जवाब है। गोपी चंद नारंग इंटरव्यू यानी एक सवाल है तो उसके बाद उसका जवाब। आप लोगों को पूरा मुकम्मल लेसन यही है। इस पार्ट 4 में देखो कौन सा 4th क्वेश्चन है। आपके मुताबिक बोलचाल की ज़ुबान में किसके बारे में है? सबक में ज़ुबान, मादरी ज़ुबान की अहमियत या ज़ुबान के बारे में बताया गया है। आपके मुताबिक बोलचाल की ज़ुबान में शायरी नहीं हो सकती, जबकि शायरी की ज़ुबान में बोलचाल हो सकती है। क्या आज की शायरी बोलचाल की सतह से ऊपर की शायरी है? क्या बोल रहे यहाँ पे सवाल? आपके मुताबिक बोलचाल की ज़ुबान यानी हम रोज़ाना जो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं ना मादरी ज़ुबान में शायरी नहीं हो सकती। कब तक? जब तक के शायरी की ज़ुबान में बोलचाल हो सकती है। शायरी की ज़ुबान में यानी अपन अपनी लैंग्वेज है जी ना, मदर टंग में शायरी बोल सकते हैं जब तक अपने मदर टंग नहीं आता। क्या आज की शायरी बोलचाल की सतह से ऊपर की शायरी है? जवाब, शायर में फ़र्क होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जवाब, शायर में फ़र्क होता है। चंद शायर मशहूर है थे, सबसे ज़्यादा कौन है मशहूर अब फेमस शायर बोले तो अल्लामा इकबाल। इस तरह शायर में फ़र्क होता है। मैंने ये बात अमीर की ज़ुबान के पस मंज़र में अर्ज़ की थी, जिनको हर चंद के गुफ्तगू आवाम से थी, लेकिन शोरा इनके ख़वास पसंद भी थे। आला शायरी में सादा नज़र आने वाली ज़ुबान दरअसल सादा नहीं होती। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आला शायरी में सादा नज़र आने वाली ज़ुबान दरअसल सादा नहीं होती। इसमें माने तह दर माने होते हैं। क्या बोल रहे? शायरी खाली वैसी सादी शायरी नहीं रहती, शायरी में भी मीनिंगफुल रहती। क्या? माने दर माने रहते हैं। किसमें? अशारों में। इसी तरह इसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन शायरी का तख्लीक का हक इसी वक्त अदा कर सकती है जब आम ज़ुबान ज़िंदा रहने वाली ज़ुबान बन जाती है। ऐसी ज़ुबान जो आम ज़ुबान है, आम बोलचाल हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हो, कौन सी ज़ुबान है? ज़िंदा रहने वाली ज़ुबान है। यानी बोलचाल की ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं? हम रोज़ाना इस्तेमाल करने वाली ज़ुबान को बोलचाल की ज़ुबान में माने आफरीनी और हुस्नकारी का वो मंज़र शामिल हो जाए जिसका जादू दिलों पर चल सके। आज की शायरी में भी अच्छी या बुरी तरह की शायरी है। आज कल भी जो अशार पेश कर रहे हैं उसमें अच्छे और बुरे शायरी भी है। अच्छी कम है, बुरी ज़्यादा है। क्या? अशारों की तादाद। जहाँ जहाँ माने आफरीनी यानी मीनिंगफुल, मानेदार है शायरी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मीनिंगफुल, मानेदार शायरी है, वहाँ ज़िंदा रहने का इम्कान है। ऐसे अशार जिसमें माने ज़्यादा रहे ना बोल के बोल रहे तो अशार के मुकाबले में अच्छी तरह काम कर सकती हो, ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहने वाली शायरी है बोल के यहाँ पे इस सवाल में या इस जवाब में पेश कर रहे। इस इंटरव्यू में और एक सवाल है, आपकी राय है कि नौजवान तख्लीक़कारों को आलमी अदब के क्लासिक के साथ हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और मलयालम वगैरह के तराजिम का मुताला भी करना चाहिए। ये तराजिम दस्तयाब कहाँ से होंगे? सवाल में क्या बोल रहे हैं? आपकी राय, आपका क्या मशवरा है कि आजकल दुनिया में जो भी नौजवान है तो उन लोगों को आलमी अदब उर्दू के साथ साथ हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और मलयालम वगैरह के तराजुम यानी तर्जुमा यानी वो डिफिनेशंस रहता ना उसका उर्दू में है तो उर्दू का इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहना, तो इसे तराजिम का मुताला भी करना है। तराजिम यानी तर्जुमा करना, कौन सा भी अब उर्दू में है समझो एक पैराग्राफ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। तो ये तराजिम दस्तयाब कहाँ से होंगे? ऐसे तर्जुमे कहाँ दस्तयाब होंगे बल्कि क्वेश्चन है। जवाब, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और मलयालम वगैरह के ये क्या है? ज़ुबानें हैं। हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और मलयालम वगैरह के शाहकारों के तराजिम साहित्य अकेडमी से भी शाया हुए। कहाँ से होते बोल रहे? एक यूनिवर्सिटी है साहित्य अकेडमी से शाया हुए। शाया यानी प्रिंट, प्रेस होना यानी छपना, और नेशनल बुक ट्रस्ट से भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे बुकों को कहाँ से हासिल कर सकते बोल रहे? साहित्य अकेडमी से, यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं, और नेशनल बुक ट्रस्ट से भी रहती ना, स्टेशनरी से भी। ये किताबें कम दामों की हैं और आसानी से दस्तयाब है। ये किताबों का रेट बहुत कम है, उसको आसानी से सीख सकते हैं। क्या जब कैसा सीख सकते हैं?
तब हम लोगों को ज़ुबान से लगाव रहना, इंटरेस्ट है तो ही सीख सकते। क्या आप भी उर्दू को मुसलमानों से मंसूब करते हैं? यानी उर्दू सिर्फ वो मुसलमानों की ज़ुबान है क्या? यानी अपनी मादरी ज़ुबान है बल्कि इस्तेमाल कर सकते, लेकिन दूसरे इलाके वाले भी ज़ुबान को आसानी से सीख सकते हैं, या अपन भी अपने दूसरे ज़ुबानों को सीख सकते हैं। तो सवाल क्या बोल रहे हैं, क्या आप भी उर्दू को मुसलमानों से मंसूब करते हैं? जवाब, ज़ुबान का मज़हब नहीं होता। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ज़ुबान का कोई मज़हब नहीं है। उर्दू ज़ुबान का मज़हब है क्या? नहीं है। तेलुगु का, इंग्लिश का, कन्नड़ी, मलयालम, मराठी, गुजराती, कौन सा भी ज़ुबान का मज़हब नहीं है। ज़ुबान का समाज होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ज़ुबान का समाज होता है। समाज में कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल सेलेक्ट कर लिया तो वही अपन बोलते हैं, यानी घर में इस्तेमाल करने वाली ज़ुबान अपनी मादरी ज़ुबान। जो लोग ज़ुबानों को एक मज़हब तक महदूद करते हैं, थोड़े लोग क्या करते हैं, सिर्फ हिंदू है, हिंदी तेलुगु ही बोलना है, और मुस्लिम है, उर्दू ही बोलना है, बल्कि अपन महदूद करते हैं। वो ज़ुबान के साथ बेइंसाफ़ी करते हैं, है ना। ये सिर्फ मुसलमान उर्दू ही बोलना चाहिए क्या? नहीं, कौन सी ज़ुबान, उर्दू तो अपनी मादरी ज़ुबान है, लेकिन अपन इसके साथ साथ दूसरे ज़ुबानों को भी सीख सकते हैं। ज़ुबान एक जमहूरी समाजी अमल है। जो जिस ज़ुबान को बोलता है ज़ुबान इसकी हो जाती है। अपन जो ज़ुबान सीखे वो ज़ुबान अपनी हो जाती है। ज़ुबान हर इजारादारी के ख़िलाफ़ होती है। उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ ना तो सामी ख़ानदान से है ना ईरानी ख़ानदान से। उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ ना सामी ख़ानदान से है ना ईरानी ख़ानदान से है। उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आराई ख़ानदान से है। उर्दू का ताल्लुक़ किससे है? हिंद आराई ख़ानदान से। इसकी बुनियाद एक प्राकृत यानी खड़ी बोली है। इसकी बुनियाद क्या है? उर्दू की खड़ी बोली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता इसकी लफ्ज़ियात का इम्तियाज़ी हिस्सा अरबी फ़ारसी से आया है। यानी ये खड़ी ज़ुबान है, इसका हिस्सा कहाँ से आया? उर्दू का अरबी और फ़ारसी से मिलकर उर्दू ज़ुबान बनी। ताहम उर्दू के 70% अल्फाज बक़ौल मौलिफ़ फ़रहंग आसफ़िया हिंदी के हैं। फ़रहंग यानी अल्फाज, जो मीनिंग रहते हैं ना, अल्फाज माने 70% किसके हैं? आसफ़िया हिंदी के हैं। इसमें 70% हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उर्दू को कई सदियों तक हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलजुल कर सजाया संवारा। हिंदू मुस्लिम मिलकर क्या करे, इस ज़ुबान को कहते थे। इसका रस्मुल ख़त अरबी फ़ारसी है। रस्मुल ख़त यानी लिखना। रस्मुल ख़त किसको बोलते हैं? लिखने के तरीक़े को। इसका रस्मुल ख़त अरबी और फ़ारसी है। लिखने का तरीक़ा अरबी और फ़ारसी से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें इस्लामी अनासिर का रंग चोखा है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि उर्दू एक मखलूक ज़ुबान है। उर्दू एक मखलूक ज़ुबान है। दुनिया की बड़ी ज़ुबानें ख़ुद को किसी एक मज़हब पर पाबंद नहीं करती। अगर कोई उर्दू ज़ुबान को मुसलमानों तक महदूद करना चाहते हैं तो इसकी आज़ादी है। क्या बोल रहे हैं? ये उर्दू ज़ुबान को हर कोई बोल सकता है। अगर उर्दू ज़ुबान को ही मुसलमानों तक महदूद करना चाहे तो इसकी आज़ादी है, फ्रीडम है बोल रहे। लेकिन ये कोता अंदेशी भी है जिससे ज़ुबान का नुकसान होता है। कोई ये नहीं पूछता कि गुजराती या मलयालम या कन्नड़ी या मराठी का मज़हब क्या है, तो उर्दू ही पर ये करम क्यों? आसमान, खुशबू और हवा की तरह ज़ुबान सबके लिए होती है। ज़ुबान क्या है? सबके लिए खुशबूदार है बल्कि बोल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट और एक सवाल है, आलिमी अदब पर गहरी नज़र की रोशनी में फरमाए कि किस ज़ुबान के अदब ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया। आपके ख़्याल में किस खित्ते का अदब ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता और माने है? आपको कौन सा ऐसा मज़हब है जो आपको ज़्यादा मुतासिर हो, आप उससे असर करे? जवाब, बावजूद इसके मैंने बहुत सी, कौन पूछ रहे? गोपीचंद नारंग से इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे थे ना, जवाब दे रहे हैं। बावजूद इसके कि मैंने बहुत सी ज़ुबानों के बहुत से शहकार पढ़े हैं। क्या बोले गोपीचंद नारंग इंटरव्यू? इस जवाब में, मैंने उर्दू के अलावा बहुत से ज़ुबानें पढ़ चुका हूँ। जो जमालियाती हज़ व लुत्फ़ अपने अदब में मिलता है वो किसी दूसरे अदब से हासिल नहीं होता। अपनी ज़ुबान में सबसे ज़्यादा जमालियाती हज़ मीर तक़ी मीर और गालिब से पाता हूँ। मीर तक़ी मीर और गालिब क्या है? बहुत ही मशहूर शायर है। इनसे अच्छे मालूमात हासिल कर चुका हूँ बल्कि गोपीचंद नारंग इसमें बयान कर रहे हैं। और एक सवाल है यहाँ पे, आपके बाद आपके घर परिवार में उर्दू का मुस्तकबिल क्या है? आपके बाद उर्दू के बारे में आपके घर वालों का क्या है मुस्तकबिल में? जवाब, मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता,
नहीं कह सकते ना मुस्तकबिल के बारे में। मेरी बीवी और दोनों लड़के अरुण और तरुण उर्दू पढ़ सकते हैं। क्या बोल रहे गोपीचंद नारंग? मेरी बीवी और दोनों लड़के कौन कौन है? अरुण और तरुण उर्दू पढ़ सकते हैं। अब एक कनाडा में है, दूसरा न्यूयॉर्क में। क्या बोल रहे यहाँ पे गोपीचंद नारंग? अब एक लड़का कनाडा में है और दूसरा न्यूयॉर्क में है। इनकी औलादों दर औलादों की ज़ुबान मुस्तकबिल में क्या होगी? मैं नहीं कह सकता। बल्कि कौन बोल रहे हैं? गोपीचंद। लेकिन इतना यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उर्दू ऐसी ज़ुबान है, इसके दीवाने कहीं ना कहीं पैदा होते ही रहेंगे। बल्कि गोपीचंद बोल रहे। और एक सवाल है, दिल्ली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान करार दिए जाने पर आपके एहसास क्या है? दिल्ली में उर्दू को सरकारी ज़ुबान से करार देते कौन से इलाके में? दिल्ली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान करार दिए जाने पर आपके क्या राय मशवरा है? इससे ज़ुबान की तरक्की के इम्कानात किस तरह है? जवाब, कुछ फ़ायदा तो होगा ही। उर्दू दिल्ली से कभी गायब नहीं होती। क्या बोले? बहुत सारा फ़ायदा है। उर्दू दिल्ली से कभी गायब नहीं होती। दिल्ली ख़दीम के एक बड़े हिस्से में उर्दू बराबर बोली जाती रहती है। उर्दू को दूसरी ज़ुबान कहना मुझको अच्छा नहीं लगता। उर्दू को दूसरी ज़ुबान नहीं बल्कि पहली ज़ुबान पे लाना चाहिए। बल्कि गोपीचंद बोल रहे दूसरी ज़ुबान रहने से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही। जो कल बेगम थी वो आज बांदी हो गई। हर चंद के दिल्ली सरकार की मेहरबानी के इसने कदम उठाया लेकिन है इसका ज़ोर पेशमा होना। खुदा करे कि दिल्ली के स्कूलों में उर्दू पूरी तरह राइज हो जाए। क्या बोले? दिल्ली के हर स्कूलों में उर्दू ज़ुबान को आम करे। ये काम हो गया तो बाकी दरवाजे उर्दू ज़ुबान अपने आप खोल लेंगे। उर्दू ज़ुबान को आम करने से इसको दूसरी नंबर पर है दिल्ली में, लेकिन इसको अव्वल नंबर पर लाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और हर मदरसे में उर्दू ज़ुबान ही चलना चाहिए। बल्कि गोपीचंद कह रहे हैं इसमें। और आखिरी सवाल है, एक ख्याल है कि हिंदुस्तान में उर्दू की मुसलमानों से मंसूबी इस ज़ुबान के मुस्तकबिल के लिए मिज़र रसां आप इस ज़ुबान से वाबस्ता अफराद को किस तरह के मशवरे देना पसंद करेंगे? इस सवाल में ये पेश करें कि एक ख्याल है कि हिंदुस्तान में उर्दू की मुसलमानों से मंसूबी इस ज़ुबान के मुस्तकबिल के लिए मिज़र रसां है। आप इस ज़ुबान से वाबस्ता अफराद को किस तरह के मशवरे देना पसंद करेंगे? अगर हिंदुस्तान में उर्दू ज़्यादा मुसलमान ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे तो अगर ये ज़ुबान को छोड़ दिए तो आप लोग इसको क्या मशवरा देंगे? बोल के बोल रहे। जवाब, मैं मशवरा देने को अच्छी बात नहीं समझता। मशवरे सियासतदान देते हैं। अफसोस है तेज़ी से कमर्शियल होते हुए समाजों में सरकारें भी और लोग भी ज़ुबान की अहमियत को भूल गए। क्या बोल रहे? आजकल सरकारी ज़ुबान में से और ऐसे लोग हैं जो ज़ुबान की अहमियत को भूल जा रहे। हालांकि ज़ुबान तहज़ीब की कलीद है। ज़ुबान नहीं तो आपका चेहरा नहीं है। ज़ुबान है तो ही आपका चेहरा है। ज़ुबान नहीं तो आपका चेहरा नहीं है। और चेहरा नहीं तो तहज़ीब भी नहीं। अगर तहज़ीब नहीं तो आप सिर्फ खाने कमाने जीने मर जाने के लिए जीते हैं। बल्कि इसमें गोपीचंद नारंग इंटरव्यू पेश कर रहे। इस तहज़ीब से मेरा ताल्लुक़ है। कौन सी तहज़ीब? उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, कौन सी भी। जिस तहज़ीब से मेरा ताल्लुक़ है इसमें इस तरह का जीना ना जीने के बराबर है। ज़ुबान तहज़ीब का चेहरा तो है, इंसानियत भी रहना। ज़ुबान सीखने से नहीं बल्कि इसके अंदर ज़ुबान के अंदर इंसानियत, तहज़ीब के अंदर ज़ुबान तहज़ीब का चेहरा तो है ही, लेकिन इसके अंदर इंसानियत रहना बर क्या बर गोपीचंद? तहज़ीब के अंदर इंसानियत रहना इक़्तिदार, अक़ाद और मज़हब का चेहरा भी है। ज़ुबान है तो तारीख़ का शऊर है। ज़ुबान है तो नेक व बद का शऊर है। इससे ज़्यादा क्या अर्ज़ करूं? आजकल तो तशद्दुद और खून खराबा है। क्या बोले? आजकल तो तशद्दुद और खून खराबा। इसके पीछे ज़ुबान के शऊर की कमी। ज़ुबान दिलों में उतर जाए तो अंदर का हिजरा रोशन हो जाता। क्या बोले यहाँ पे? ज़ुबान दिल में उतर जाना तो अंदर का दिल क्या हो जाता? रोशन हो जाता है। ज़ुबान मोहब्बत का दूसरा नाम है। ज़ुबान को क्या बोले? मोहब्बत का दूसरा नाम है। ये जोड़ती है, तोड़ती नहीं। ज़ुबान क्या करती? दिलों को जोड़ती है बल्कि दिलों को नहीं तोड़ती। तो इस सबक में इसलिए उर्दू ज़ुबान की अहमियत के बारे में बताया जा चुका है और ये सबक मुकम्मल हो चुका है। तलबा, इस सबक के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग थर्ड बीट मालूम है ना आप लोगों को? ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेना है। तलबा देखो यहाँ पे सेकंड बीट है ना, इजहार माफ़ी ज़मीर। इस बीट को आप लोगों को कंप्लीट करना कि इसमें अलीफ और बे लिखना रहता आप लोगों को।
उसके बाद ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में लफ्ज़ियात है। इस इंटरव्यू में कई एक अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल हुए, इन्हें तलाश कीजिए और माने लिखिए। ये सबक अच्छी तरह पढ़े ना तुलबा, आप लोग सुने ना। तो इसमें इंग्लिश अल्फाज कितने इस्तेमाल हुए, अंग्रेज़ी अल्फाज, उसको उर्दू में लिखना। झैल के अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ये दिए ना यहाँ पे चंद अल्फाज, इसको जुमलों में, सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों को क़वायद है, क्या है क़वायद। क़वायद में देखो, इस जुमले पर गौर कीजिए। नज्म सहर सबक पढ़ रही है। क्या करें, नज्म सहर सबक पढ़ रही है। इस जुमले में नज्म सहर के सबक पढ़ने की खबर दी जा रही, खबर दे रहे, न्यूज़। क्या कर रहे, सबक पढ़ रहे सो क्या है कि न्यूज़ है। अब हम लोग खाना खा रहे सो भी न्यूज़ है, आ रहे सो भी एक न्यूज़ है, खेल रहे सो, ये सब क्या है, न्यूज़ है। तो ऐसा न्यूज़ देने को क्या बोलते, देखो इसमें सच और झूठ का गुमान मुमकिन नहीं, सिर्फ इसमें सच रहता। सिर्फ नज्म सहर सबक पढ़ रही है। जुमला खबरिया, वो जुमला जिसमें किसी वाक़या या हालत या कैफियत की खबर दी जाए, कौन सी भी एक न्यूज़ दी जाती है, इसमें सच और झूठ का गुमान पाया जाए, जुमला खबरिया कहलाता है। कौन से भी सेंटेंस में न्यूज़ रहना उसमें, जैसे नज्म सहर खाना खा रही है, तो रियल में खाना खा रहे से न्यूज़ है। नज्म सहर न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ रही है, रियल में अखबार पढ़ रही, तो अखबार पढ़ना क्या है, न्यूज़ देना। तो न्यूज़ देने को क्या बोलते हैं, जुमला खबरिया कहते हैं। मिसाल, अरशद बीमार है। इस जुमले पर गौर कीजिए। नज्म सहर से कहो कि वो सबक पढ़े। जुमला इंशा है, वो जुमला जिसमें कहने वाली का दिली मंशा, जज्बा ज़ाहिर हो, इसमें सच और झूठ का गुमान ना हो बल्कि रियल रहना, उसको जुमला इंशाया कहते हैं। इस तरह माने के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। कौन सा, जुमला खबरिया और जुमला इंशाया। तुलबा ये बिट आप लोग एक्सरसाइज है मश नंबर करने के लिए। नेक्स्ट है, इन जुमलों पर गौर कीजिए। अहमद मेहनत से पढ़ता है, पढ़ता, अहमद मुब्तदा है, मेहनत से पढ़ना खबर है। इसमें दो है, देखो अहमद मेहनत से पढ़ता है, अहमद को किससे दे रहे, मुब्तदा, मेहनत से पढ़ने को खबर। जब किसी जुमले में एक मुब्तदा और एक ख़बर हो तो उसको मुफर्रिद जुमला कहते। एक सेंटेंस में दो रहना, क्या, एक मुब्तदा और ख़बर, एक सेंटेंस में मुब्तदा भी रहना, ख़बर भी रहना, तो ऐसे जुमले को मुफर्रिद जुमला कहते हैं। इस जुमले पर गौर कीजिए। ये जुमला कौन सा है, अहमद मेहनत से पढ़ता है ताकि वो कामयाबी हासिल करे। अहमद मेहनत से पढ़ता है एक मुफर्रिद जुमला है, वो कामयाबी हासिल करे दूसरा मुफर्रिद जुमला है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब दो या दो से ज़्यादा मुफर्रिद जुमले मिलकर किसी एक माने या मफ़हूम को अदा करें तो ऐसे जुमले मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। ये 14th लेसन गोपी चंद नारंग इंटरव्यू से मुकम्मल हो चुका है। आप लोग लेसन को अच्छी तरह लेसन्स लिखना यानी नोट्स लिखना मुकम्मल करो। उसके बाद आप लोगों को पार्ट 1 भी लिया जाता। पार्ट 1 के बुक्स आप लोगों को स्कूल पे ही बुलाकर देते। इंशाल्लाह ये लेसन मुकम्मल होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिए।